तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के सेशन में आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। रूपेश रेंज में आपका सबका स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट करते हैं एक बूट कैंप। ठीक है, ये बूट कैंप स्पेशली किस चीज के ऊपर रिलेट करेगी? कंप्लीटली आपका प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट डिजाइनिंग। और इस स्पेसिफिक फील्ड में आपको करियर बनाना है आपका, तो कौन कौन सी चीजें चाहिए जिसके ऊपर आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा, वो चीज मैं आपको प्रॉपर तरीके से आज बताने वाला हूँ, जो कोई भी आपको सही तरीके से नहीं बताता है। तो वो कौन कौन सी चीजें होती है, क्या होती है? सबसे पहले ये जो मैंने छोटा सा चार्ट बनाया उसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, एक बार थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, आपको थोड़ा ध्यान में आ जाएगा एग्जैक्टली मैं बताना क्या चाहता हूँ। अगर आपको इस फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो आपको सिर्फ एक दो चीजें सीख के नहीं होगा। प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट डिजाइनिंग ये बूट कैंप, जिसमें यू नीड टू गो थ्रू राइट प्रोसेस। आपको एक राइट प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। और ये राइट प्रोसेस है क्या? वो है आपको सबसे पहले ये जो 5 मैंने ब्लॉक्स दिखे, 1 2 3 4 5, इन पांचों ब्लॉक्स के थ्रू जाना पड़ेगा। कुछ चीजें आपके पास रखनी पड़ेगी, कुछ चीजें कंटिन्यू रेगुलर में काम आएगी, और ये सारी चीजें आपको सीखनी जरूरी है। जिसमें सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट्स अ डिजाइन स्किल सेट। क्या होता है, हमें ना एक प्रॉपर स्किल सेट चाहिए। कुछ भी आप जो कुछ भी काम करो, प्लानिंग करो, डिजाइनिंग कर रहे हो, स्ट्रक्चर डिजाइन करो, या फिर आप 3D वाला काम करो, आप कुछ भी कर रहे हो, जरूरी क्या चीज है, आपके पास एक स्किल सेट हो, एक प्रॉपर स्किल सेट हो। और उसके बाद आपको उसको मोनेटाइज करना पड़ता है। मतलब जो कुछ भी आपको स्किल आ रही है उसको आपको बेचना आना चाहिए। ये दूसरी चीज। मतलब फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर मैं छोटा सा उदाहरण दूं, मैं 3D बना रहा हूँ, या फिर समझ लीजिए एक कुकिंग कर रहा हो, या फिर समझ लीजिए झाड़ू मार रहा है कोई, मतलब ये वाला भी काम कर रहा है, तो वो एक स्किल हो गई हमारी। ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं वो हमारी स्किल हो गई, और उससे हमें पैसा कमाना आना चाहिए। मतलब सीधा सीधा कहे, एक स्किल और मोनेटाइज करना उसको हमें आना चाहिए। अब इस केस में हमें क्या क्या चीजें सीखनी पड़ी? सबसे पहले डिजाइन स्किल सेट हमें सीखना पड़ेगा, जिसमें डिजाइन स्किल सेट में क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या, वो सब कुछ मैं आपको डिटेलिंग में हर एक टॉपिक के ऊपर हम जाने वाले अगले 7 दिन में। तो आज जो है हम इससे स्टार्ट करेंगे, लेकिन सारी जो स्किल सेट मैं आपको एक बार समझा के बताऊं। डिजाइन स्किल सेट, इसमें जो प्लानिंग से लेके, जो ऐसे समझिए प्लानिंग तो बाद में रही, प्लानिंग के पहले भी जो साइट मेजरमेंट होता है वहां से लेके हमारा स्टार्ट होता है, और कहां तक के कंप्लीटली इंटीरियर जहां तक के होता है वहां तक के। तो कंप्लीट जो फिनिशिंग वर्क जो होता है शुरुआत से लेके एंड तक के, क्लाइंट मीटिंग से लेके आखिरी के क्लाइंट के पेमेंट तक के, वो सारा प्रोसेस, सारी चीजें कैसे होती है, क्या होती है, कौन सी चीज पे क्या करना है, वो सारी चीजों पर ध्यान देना जरूरी होता है। वो आता है हमारा डिजाइन स्किल सेट में। उसके बाद में आता है सपोर्टिंग स्किल सेट या फिर सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है, सपोर्टिंग स्किल सेट या फिर सॉफ्ट स्किल्स। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती है? जैसे हमारा कम्युनिकेशन स्किल हो गया, टीम मैनेजमेंट हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, ऐसी जो चीजें है ना वो सपोर्टिंग स्किल सेट में आती है। या फिर आप साइट सुपरविजन बोल रहे हो, ऐसे और भी कुछ टॉपिक्स और भी ऐड होते हैं। वो मैं आपको जब ये टॉपिक आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से सपोर्टिंग स्किल सेट या फिर सॉफ्ट स्किल्स है जिसके ऊपर आपको अपना कमांड जमाना पड़ेगा। उसके बाद में थर्ड आता है टेक्निकल एक्सपर्टीज। अब ये टेक्निकल एक्सपर्टीज क्या होती है? टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है हमारी, जो कुछ भी टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हमारा थोड़ा सा कमांड होना चाहिए। और वो कौन कौन सा है? जैसे सॉफ्टवेयर सीखना हो गया, एआई हो गया, इनके थ्रू हमें इस फील्ड पे कमांड होना चाहिए। मतलब ये टूल्स है सारे, ये हो गया हमारी स्किल सेट। डिजाइन करना, ये हमारी हो गई स्किल सेट। ठीक है, मतलब आप स्ट्रक्चर डिजाइन करो, या फिर प्लान या कंप्लीट प्रोजेक्ट डिजाइन करो, 3D डिजाइन, ये हमारी स्किल सेट हो गई। उसके साथ में हमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है। मतलब हमारे जो भी कल्पना में है उसको रियलिटी में उतारने के लिए हमें उन टूल्स का जरूरत पड़ेगी। तो टूल्स सब कुछ नहीं है, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो अनडाउटेडली अमेजिंग से रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको डिजाइन स्किल सेट अच्छे से आ गया, मतलब डिजाइन करना आपको मस्त आ गया, और साथ में आपको सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छा, मतलब आप जो कुछ भी सोच रहे हो उसको सही से मस्त करके प्रेजेंट करके बना भी रहो, तो भी सक्सेस नहीं मिलने वाली है, तो भी हम पीछे रहेंगे। वहां पे आपको एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, वो है सपोर्टिंग स्किल सेट। ठीक है, ये सपोर्टिंग स्किल सेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे बात करना है, कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, टीम को मैनेज करना है, ये सारी चीजें ना बहुत मैटर करती है। तो इसके ऊपर भी सेशंस हमारे आगे होंगे। अभी तो सबसे पहले इस बूट कैंप को खत्म करेंगे, तो ये चीज के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद में टेक्निकल एक्सपर्ट, इसके बाद आ रहा है स्टडी मटेरियल। आपको टाइम टू टाइम स्टडी मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ती है, बायलॉस की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल होना जरूरी है। और ऐसा नहीं होता कि आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आ सकता है, कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट आ सकता है। उस कंडीशन में हमें सारे बायलॉज, सारे स्टैंडर्ड्स पता होंगे, याद होंगे, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको सच में कहता हूं, ऐसा नहीं होता है। हमेशा आपको जब भी, जैसे अब समझ लीजिए मैरिज हॉल का आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ गया, या फिर हो गया आपके पास ना मैरिज हॉल का आ गया, या फिर एम्पी थिएटर आ गया, या फिर मॉल का आ गया, कोई क्लिनिक आ गया, डॉक्टर का हॉस्पिटल, मतलब किसी भी टाइप का अगर प्रोजेक्ट आपके पास आता है तो आपके पास सारे स्टैंडर्ड्स
याद होंगे ऐसा नहीं होता। तो आपके पास स्टैंडर्ड्स की बुक्स और प्रॉपर बाय लॉज वो आपके पास होना चाहिए। एटलीस्ट आपको क्वेश्चन आए तो वो सॉल्व कहां से करना और कहां से उठाना है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। ये फोर्थ चीज है, स्टडी मटेरियल अपने पास हो। उसके बाद में फिफ्थ स्टेप जो होती है वो होती है रेवेन्यू जनरेशन। ये सारी चीजें आपने कंबाइन एक जगह कर ली, मतलब डिजाइन स्किल सेट आपने पक्का कर दिया, सपोर्टिंग स्किल सेट अपनी मतलब जो सॉफ्ट स्किल वगैरह उनके ऊपर काम कर दिया, टेक्निकल एक्सपर्टीज आपके पास, स्टडी मटेरियल्स है। उसके बाद में इन सारी चीजों को मिला के आपको क्या करना पता है, आपको करना होता है रेवेन्यू जनरेशन। दैट मीन्स रेवेन्यू जनरेशन मीन्स आपको उस चीज को सेल करना आना चाहिए, बेचना आना चाहिए, तब जाके आप सही जाके एक मायने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। नहीं तो हम कितना भी अच्छा करें, कितने भी जीनियस हो, कितने भी एक्सपर्ट हो अपने फील्ड के, लेकिन हम पैसे नहीं बना पाएंगे। मैं आपको गारंटी से लिख के बता रहा हूँ ये सारी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने खुद फेस की है। मेरे ड्राइंग से लेके सारी चीजें आप देख सकते हो, मैं किस लेवल से सोच पा रहा हूँ, किस लेवल से काम कर रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कर रहा हूँ कि मैं मतलब अभी मुझे बहुत सारी चीजें सीखनी बाकी है, ठीक है, लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ करना और हमें आना इतना पर्याप्त नहीं होता है। हमें बहुत सारी चीजों के ऊपर कमांड आना चाहिए, और खास करके बेचना तो हमें आना ही आना चाहिए। तो सेलिंग आना बहुत जरूरी है, सेलिंग के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। और ये जो 5 पॉइंट्स है इसको हम आज यहाँ पे 7 दिन में कवर करने वाले हैं। 7 दिन का ही हमारा बूट कैंप रहेगा, कोई भी मिस मत कीजिए। आज से लेके अगले आज का मंगलवार है ना, तो अगले मंगलवार तक हमारा चलेगा, मतलब सोमवार तक ही चलेगा। तब तक रोज डेली सब्जेक्ट है 7:30 को मैं एक एक टॉपिक यहाँ पे कवर करूंगा रोज। अब देखो, सबसे पहले हम कहाँ स्टार्ट करते हैं, कहां से, डिजाइन स्किल सेट से, क्योंकि यही सबसे मेन कोर है। इसी को पकड़ के आप सब कुछ बेचने वाले हो, मतलब ये आपका मेन चीज रह गया। उसके बाद में एक एक चीज आप इसमें ऐड करते जाओगे और अपना रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर जाओगे। अब देखो डिजाइन स्किल सेट, इसको मैंने खास करके बोल्ड किया है, हाईलाइट किया है। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहीं से आपका सब कुछ स्टार्ट होने वाला है। अब डिजाइन स्किल सेट कहां से स्टार्ट होता है और क्या होता है और आपको क्या क्या चीजें सीखनी पड़ती है, तो आज मैं आपके साथ 4 टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। इसमें से जो एक हफ्ता जो बूट कैंप कंप्लीट चलने वाला है उसमें से आप मेन मैक्सिमम टाइम जो है इसी डिजाइन स्किल सेट के ऊपर ही देने वाला हूं, क्योंकि आपको प्रॉपर वे, प्रॉपर स्टेप्स पता होना जरूरी है। तो डिजाइन स्किल सेट, देखो ये सारा लेक्चर जो मैं आपको बता रहा हूं हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन ध्यान रखिए ये जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं ना तब तक आप उस चीज के डेप्थ को नहीं समझ पाओगे। तो जरूरी है इसके ऊपर आपको फोकस सही से करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार देखा है फिर से एक बार देखिएगा रिप्ले ये सेशन होने के बाद। अब देखो डिजाइन स्किल सेट, अब कंप्लीटली चीजें कहां से स्टार्ट होती है, क्लाइंट के पास हम जाते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं, उसके बाद में क्लाइंट के साथ बैठते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सुनते हैं, उसके बाद में एक डिस्कशन होता है, प्लान वगैरह बनाने के पहले डिस्कशन होता है, और उसके बाद में हम उनको प्लान पिच करते हैं। इतना एक पहला प्रोसेस होता है। उसके बाद में ये सारे ड्राइंग्स, प्लान बनाने सब कुछ उसके बाद में आया। तो ये 4 प्रोसेस करते कैसे है, कौन कौन सी चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ता है और कौन कौन सी चीजों पर प्रॉपर फोकस करना पड़ता है, वो मैं आपको सबसे पहले अभी बताऊंगा। उसमें सबसे पहले है मेजरमेंट टेक्निक्स। अब देखो मेजरमेंट टेक्निक्स के लिए आपको पता होगा कि मेजरमेंट्स के लिए इसके पहले भी मैंने केस स्टडीज है ना उसमें बताया था, फिर भी मैं एक चीज यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लाके रखे, जैसे मैं इसको कॉपी करके ऊपर उठा लेता हूँ एक बार, ठीक है। जैसे मैंने इसको ऊपर यहाँ उठा के यहाँ पे ला लिया। अब क्लाइंट के पास जब मैं गया तो मेरे पास क्या क्या चीजें रहेगी, इसको क्या करता मैं, बाकी चीजें सारी निकाल लेता हूँ मैं। तो ई स्पेस करके यहाँ से ये पूरा का पूरा यहाँ से उठा लेता हूँ, डिलीट, ठीक है। सिर्फ इतना पोर्शन मेरे पास है अभी, और इसको एक्सटेंड कर देते हैं, हो गया मेरा काम। अब देखो क्लाइंट के पास मैं जाऊंगा तो इसकी भी जरूरत नहीं मुझे, इसको भी निकाल लेता हूं मैं। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक एक चीज जरूरी है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पहले स्टेप में अगर फेल हो गए तो आगे का भी सब कुछ फेल ही होगा। आपको डबल प्लान करना पड़ेगा, डबल लेआउट डालना पड़ेगा, सारी चीजें डबल 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 करनी पड़ेगी। और आपको पता है एक चीज बनाने के लिए मेहनत लगती है, और शुरुआत वाले लेवल में तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो जब भी आप मेजरमेंट लेने के लिए जा रहे हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाइए क्लाइंट से बात कीजिए, वो आपको सब कुछ, आपका प्लॉट वगैरह बताएंगे कि सर हमारा ये प्लॉट है, इतना इतना है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने पड़ते हैं। वो बताने के बाद सारे प्लॉट के कॉर्नर्स वगैरह देखिए, उसका स्केच बनाओ। सबसे पहले स्केच बनाओ। स्केच बनाने के बाद आपको क्या करना है, चारों साइड के डायमेंशंस लो। जैसे ये रेक्टेंगुलर शेप प्लॉट है अपना नॉर्मल सी, तो चारों साइड के डायमेंशंस लो प्रॉपर। ये वाला यहाँ से कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, हो सके तो 2 डायगोनल्स भी लो, ठीक है। ऐसे 2 प्रॉपर तरीके से डायगोनल्स भी लो। इससे क्या होगा, अगर उस प्लॉट में कुछ कॉर्नर्स मतलब इधर उधर गड़बड़ है, कुछ भी है, तो वो चीज हमारी क्लियर हो जाएगी। तो ये 2 डायगोनल्स भी आपको लेने हैं हमेशा। ये प्राइमरी लेवल पे आपको जो मेजरिंग टेक्निक्स है उसमें काम करना है। कौन कौन सी चीज मैंने कहा, सबसे पहले जाओ क्लाइंट के सारे पेपर्स देखो, रजिस्ट्री देखो, वहां पे पट्टे की कॉपी देखो। उसके बाद ऑन साइड जाके उनको चारों कॉर्नर्स दिखाने के लिए कहो।
आजू बाजू जो रजिस्ट्री में दिया होगा आजू बाजू जाके ना सब कुछ चेक करो कि उन्होंने जो दिया है बताया वो एज इट इज वैसा है या नहीं, या फिर कोई आसपास घर बने उनसे भी पूछ लो। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद में स्केच बनाओ, प्रॉपर पेंसिल से स्केच बनाओ और डायमेंशंस लो चारों से, 1 2 3 4 साइड से डायमेंशंस लो, 2 डायगोनल्स भी लो। ठीक है, ये होने के बाद प्रॉपर आपको क्या करना पड़ेगा, साइड आगे का थोड़ा, इसके बाद एक चीज आती है जिसको कहते हैं साइट एनालिसिस। ठीक है, साइट एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। आपने मेजरमेंट ले ली तो इसका अपना काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है साइट एनालिसिस। आपको साइट की प्रॉपर एनालिसिस करना आना जरूरी है। अब देखो, जो मेजरमेंट मैंने कहा, मेजरमेंट में सिर्फ इतना कर दिया हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको मैं क्या चीज बताना चाहता हूं, बताता हूं। ठीक, सबसे पहले ये चीज ध्यान रखो, आपको जो प्लॉट्स मिलेंगे, जमीन मिलेंगी, सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप की सीधी सीधी मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। आपको 6 से 7 टाइप की अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज मिल सकते हैं। जैसे हो गया आड़ा तिरछा अनशेप प्लॉट मिल सकते हैं, राउंड शेप मिल सकते हैं, आड़े तिरछे त्रिकोण चौकोन वैसे मिल सकते हैं। जिसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा प्लॉट है, उसमें थोड़ा सा पोर्शन बना हुआ है, यहाँ पे एक आध रूम कमरा बना है, ऐसा भी हो सकता है। सेमी कंस्ट्रक्शन एरिया, एग्जिस्टिंग साइड भी मिल सकती है जहां पे ग्राउंड फ्लोर ऑलरेडी बना है, फर्स्ट फ्लोर बनाना है, हो सकता है या फिर ग्राउंड फ्लोर बना है उसका रिन्यूएशन करना है, ग्राउंड फ्लोर बना है फर्स्ट फ्लोर बनाना है, समझ लो ऐसा कुछ भी, या फिर ग्राउंड फ्लोर बना है आगे का कंपाउंड वगैरह या पीछे की गली है उसको आपको उसके साथ मर्ज करना है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, समझ लो। तो आपको ये एग्जिस्टिंग वाला भी आना चाहिए, मतलब नॉर्मल प्लॉट, उसके बाद में अनशेप प्लॉट, उसके बाद में एग्जिस्टिंग वाला, उसके बाद में सेमी कंस्ट्रक्शन एरिया वो भी आना चाहिए। उसके बाद में अगर कोई बड़ी फील्ड है, 1 आध एकड़ का लैंड है, तो क्या करोगे, कैसे, यहाँ पे तो आपका टेप पूर जाता है लैंड का, ओके, नॉर्मली अपना 50-100 फीट का जो टेप रहता है वो पूर जाता है। बड़े इसमें क्या करोगे, समझ लो, मतलब वो भी आड़ा तिरछा रहा तो फिर क्या करोगे, कैसे एंगल्स वगैरह निकालोगे, छोटी इसमें तो हो जाएगा। ऐसे आपको 6 से अलग अलग टाइप के प्लॉट्स मिल सकते हैं जिसको आपको प्रॉपर डायमेंशनिंग करना आना जरूरी है। ये डायमेंशन मेजरिंग टेक्निक वाली इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है साइट एनालिसिस। साइट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइट एनालिसिस में आपको ना ये चीज क्यों जरूरी है, मेजरमेंट के बाद आप जब भी डिजाइन कर रहे हो तो कहां से वेंटिलेशन देना है, जैसे हमने यहाँ पे डोर विंडो सब कुछ हमने लगाया यहाँ पे, या फिर यहाँ पे हमने सब कुछ लगाया। जैसे ये देखिए, ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड फ्लोर एग्जिस्टिंग है और फर्स्ट फ्लोर हमने प्रपोज किया है, तो कहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कॉलम प्लेस किए, उसके बाद में कहाँ पे हमने डोर विंडोज दिए, तो कहाँ पे नहीं किया, कहाँ पे स्लैब एक्सटेंड किया, हमने यहाँ से इतना स्लैब जो है ना एक्सटेंड किया था, इतना पोर्शन एक्सटेंड किया था, और उसके बाद में ये कॉलम दिए ताकि ये स्लैब रेस्ट हो सके, और उसके बाद में इस ऊपर का प्लान किया हमने पकड़ के। तो ऐसे केस में आपको पता होना चाहिए साइट एनालिसिस करते कैसे। जैसे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक की बड़ी लाइन जा रही है, तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन नहीं लिया, देख रहे हो आप, ये आड़ा तीसरा 3-4 पीस में बना हुआ घर है ग्राउंड फ्लोर का। अब ऐसे केस में नीचे में भी एक चीज है, वो कौन सी, यहाँ पे नीचे में ना इनकी शॉप है, यहाँ पे एक किराने की शॉप है। अब ऐसे केस में मुझे साइट एनालिसिस प्रॉपर करना जरूरी है। ऐसा नहीं मैंने एक चीज मिस कर दी, दूसरी चीज मिस कर दी, बाद में स्लैब लेवल तक क्या गया और पता चल रहा है ये तो गड़बड़ हो गया, मैं कैसा प्लान करूं, समझ लो, ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए। तो साइट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चारों साइड के डायरेक्शन, सिचुएशन, कंडीशन, आएगा रोड वेट, डायरेक्शन, सारी चीजें आपको साइट एनालिसिस प्रॉपर तरीके से आना जरूरी है। ठीक है, ये 3-4 चीजें आपकी तरफ प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा, डायमेंशनिंग, मेजरिंग टेक्निक, उसके बाद में साइट एनालिसिस। उसके बाद में आता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, अब देखो आपको ना अलग अलग वर्क फ्लो मिल सकता है, कंप्लीटली अलग अलग वर्क फ्लो। जैसे मैंने डायमेंशन किस में कहा, अलग अलग टाइप के आपको प्रॉपर्टीज मिल सकते हैं, उसके डायमेंशन आना चाहिए, साइड एनालिसिस करना चाहिए। ऐसा क्लाइंट का वर्क फ्लो क्या होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है उसको सही से अगर आपने कैप्चर करना सीख लिया, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अगर आपने प्रॉपर तरीके से सही से कैप्चर करना सीख लिया, तो पता है क्या होगा, आपके जो ये प्लान्स है ना वो विद इन 1 और 2 अल्टरनेट्स आपके फाइनलाइज हो जाएंगे। इनफैक्ट हम 1 या 2 अल्टरनेट तक ही नहीं होते, हमारा जो पहला ऑप्शन जाता है ना वही फाइनलाइज होने के चांसेस रहते हैं। उसमें सब सिर्फ रूम साइज थोड़ा कम ज्यादा करो, ये डोर इधर का उधर करो, फर्नीचर इधर का उधर करो, डोर विंडोज इधर का उधर करो, थोड़े डायमेंशन जो है साइज उसको कम ज्यादा करो, बस इतना ही चेंज होता है और हमारे जो प्लान्स है वो फाइनलाइज हो जाते हैं। ऐसा पता है क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है प्रॉपर तरीके से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो है कैसे लेनी है। आपको भी उस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट प्रॉपर तरीके से कैसे लेते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं, ये देखो मैंने आपको कहा है कि ये मास्टर प्रोग्राम करना एक मिनी वर्जन जैसे आपके लिए, मतलब समझ लीजिए कि ये आपको 8-10% आपको यहाँ पे मिल रहा है, उसके मैक्सिमम चीजें आपको वहां पे मिलेगी, कहाँ पे, मास्टर प्रोग्राम में। तो आपको एक राइट रोड मैप मिलेगा एग्जैक्टली कि आपको किस वे से स्टडी करनी है, किस वे से अपने आप को तैयार करना है, ताकि आप फील्ड में उतर के सक्सेस हासिल कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेजरिंग टेक्निक होने के बाद क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें वर्क फ्लो बहुत मैटर करता है। जरूरी नहीं है हर बार आपका क्लाइंट जो है रेसिडेंस ही बनाए, जरूरी नहीं होता है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, अब देखो मैं आपको बताता हूँ,
एक घर में 5 जन रह रहे, 4 या 5 जन रह रहे, जरूरी है क्या हर एक की रिक्वायरमेंट सेम हो सकता है इस बेडरूम वाले को सोफा चाहिए, हो सकता है इस बेडरूम में अगर किसी और को चाहिए तो उसको टीवी चाहिए। यहाँ पे कोई मतलब ये मास्टर बेडरूम है तो क्योंकि ड्रेस कम टॉयलेट है, यहाँ पे इनको टीवी नहीं सोफा चाहिए, उनको टीवी देखने में इंटरेस्ट नहीं है। मतलब हर एक की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। किचन में जैसे हम नॉर्मल रेगुलर किचन बनाते हैं, हो सकता है किचन में जो लेडीज काम करने वाले उनको अंदर का अंदर ही सब कुछ करना पसंद हो, यूटिलिटी बाहर देना पसंद ही ना हो। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हर बार हमें यूटिलिटी बाहर ही देना पड़ेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है। तो हर एक की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट समझना बहुत जरूरी होता है। आपको जब रिक्वायरमेंट लेते हो और फर्स्ट मीटिंग करते हो, आपको सिर्फ सबसे पहले क्लाइंट के साथ मीटिंग होगी, सब कुछ बताया, उसके बाद में फर्स्ट मीटिंग में ही कोशिश करो कि बाकी सारे मेंबर्स है ना उनको भी साथ में लेके सही से पूछो क्या है। और हर एक बार ना एक वर्क फ्लो अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको उदाहरण के लिए कहता हूँ, समझ लीजिए जैसे मैं अपने प्रोजेक्ट का उदाहरण देता हूँ। एक इसमें रेसिडेंस का था, जो ग्राउंड फ्लोर पे उनको ट्यूशन क्लासेस चलानी थी और पीछे में रेसिडेंस था। क्या मैं उसको शुरुआत में वो बता ही नहीं रहे थे मुझे, उन्होंने कहा कि मुझे हमें एक हॉल करना है और पीछे में ना रहने का एक रूम किचन की और टॉयलेट की व्यवस्था कर दो, हमारा काम हो जाएगा। अब ऐसे केस में मैं उनको क्या बताऊं, मैं उनको बहुत बार बोला, उन्होंने बताया नहीं बताया। जब एक ऑप्शन लेके गए उसके बाद उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे ट्यूशन क्लासेस चला रहे। अब मुझे बताओ मेरा पूरा वर्क फ्लो चेंज हो गया। तो इसके लिए बहुत जरूरत है वर्क फ्लो कैसा कैच करना, कैसे समझना, उसके लिए क्या क्या चीजें नेसेसरी होती है उसकी तरफ ध्यान देना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तब जाके आपके जो प्लान्स है ना सही तरीके से एक टेक में फाइनलाइज होते हैं। क्योंकि ये जो कनेक्टिविटी तो हमें जो जोन्स बना के कनेक्टिविटी देनी होती है, जैसे समझ लीजिए कि अभी जो उदाहरण दिया मैंने किस चीज का, कि एक होम टूरिस्ट का क्लासेस चला, मतलब ट्यूशन क्लासेस चला, पीछे में रह रहे। अब देखो क्राउड कितना आएगा, 2-3 बैचेस में चलेंगे, वो मुझे सोचना पड़ेगा। वो आ रहे साइकिल से, स्टूडेंट्स आ रहे साइकिल से, गाड़ी से, जो कुछ भी, वो अपनी पार्किंग की व्यवस्था करेंगे तो आगे रोड में उतना स्पेस है या नहीं, या फिर उनको अपने लैंड मतलब अपना जो प्लॉट है उसके अंदर में देना है। आगे चीजें बदल गई। उसके बाद में क्राउड हमेशा कंट्रोल है, चप्पल स्टैंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके लिए स्पेस देना पड़ेगा, नहीं तो वरांडे में पूरा क्या बोलते हैं चप्पलों का ढेर लग जाएगा। अंदर जाते टाइम में स्टूडेंट बस 2-4-5 मिनट रख के आने तो वाले है नहीं, उनके ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वॉशरूम की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके लगेज जो कुछ भी बैग्स वगैरह उनको अगर एक्स्ट्रा है वो रखने की, मतलब लॉकर से लेकर सारी चीजों की व्यवस्था मुझे करनी पड़ेगी। ये सारा सिस्टम साथ में जो टीचर पढ़े उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ओवरऑल मुझे पूरा का पूरा जो वर्क फ्लो है उसको समझना जरूरी है। और हर प्रोजेक्ट में आपका एक कंप्लीटली अलग सीन हो सकता है, तो आपका वर्क फ्लो प्रॉपर मैटर करता है, और खास करके आपका क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। तो आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज लेनी है, कैसे लेनी है, क्या हर एक चीज प्रॉपर मैटर। ये सेकंड नंबर हो गया, मेजरिंग टेक्निक और क्लाइंट रिक्वायरमेंट। थर्ड इसमें आता है प्री प्लान डिस्कशन। अब देखो प्री प्लान डिस्कशन क्या होता है, मतलब हम ऑन साइड गए, सारा मेजरमेंट ले लिया लैंड का, उसके बाद में क्लाइंट के साथ आगे में बैठ गए। ठीक है, क्लाइंट के साथ आगे में बैठ गए, उन्होंने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स भी बता दी। उसके बाद में उनको प्री प्लान डिस्कशन हमें करना होता है। प्री प्लान डिस्कशन, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो क्लाइंट रिक्वायरमेंट और प्री प्लान डिस्कशन में फर्क क्या है। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सही से लेना, उसके बाद ये प्री प्लान डिस्कशन थोड़ा सा करना। इसमें क्या क्या चीजें होती है मैं आपको बता दूं। सिर्फ समझ लीजिए प्री प्लान डिस्कशन में आपको उनको प्रॉपर क्वेश्चंस पूछने होते हैं, कौन से रूम में कौन रहेगा, उसके लिए फिर आपके जो स्पेसिफिक मेंबर वहां पे रहना है उसको भी पूछना होता है, आपकी कुछ स्पेसिफिक वहां पे रिक्वायरमेंट है क्या। ऐसे ना हर एक क्वेश्चन राइट तरीके से क्वेश्चनिंग करना बहुत जरूरी होता है। और प्री प्लान डिस्कशन जैसे रूम चाहिए, जैसे उन्होंने बताया कि मुझे हॉल चाहिए, किचन चाहिए, उसके एक स्टोर चाहिए, उसके बाद में बेडरूम चाहिए, एक टॉयलेट चाहिए। हर बार क्लाइंट को समझना नहीं है कि उनको एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए, तो हमें भी खुद बताना पड़ता है कि सर ये चीजें होती है, इसमें से आपको ये चीज चाहिए क्या, पूजा रूम चाहिए क्या, और किचन के साथ स्टोर चाहिए क्या। नहीं तो ये भी हो सकता है उन्हें बहुत सारी रिक्वायरमेंट बता दी, सर हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इतना बड़ा हॉल चाहिए, इतने बड़े रूम चाहिए ऐसे, लेकिन पता चल रहा है इतना सा पिद्दा सा प्लॉट है, फिर काम चलेगा। तो ये टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ हमें प्रॉपर तरीके से वो चीज डील करनी चाहिए। और प्री प्लान डिस्कशन जो होता है कि आपकी इतनी इतनी जगह है, उसके बाद में आपकी रिक्वायरमेंट आपने जो बताई वो इतनी इतनी है, उसके हिसाब से इतना इतना कुछ यहाँ पे अरेंज हो सकता है, इतनी बातें अरेंज होना पॉसिबल नहीं है। तो इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से डिस्कशन होना जरूरी है। और हर एक बंदे का इंडिविजुअली आपको रिक्वायरमेंट्स लेना भी पड़ता है कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए। हो सकता है एक को टॉयलेट के बाहर बेसिन चाहिए, एक को टॉयलेट के अंदर चाहिए, कुछ भी हो सकता है, रिक्वायरमेंट कुछ भी। और मैं रेसिडेंस का उदाहरण दे रहा हूं, अगर आप कमर्शियल इसमें जाओगे तो वहां पे तो और चेंज होगा। समझ लीजिए बैंक का, जैसे मैंने एक बैंक का डिजाइन किया था, तो वहां पे ना कंप्लीटली अलग है, उनका लॉकर रूम का अलग, लॉकर रूम से कनेक्टिविटी इसकी अलग, ये एकदम स्पेशल सेफ होना चाहिए। जो डायरेक्टर का रूम है उसको बाहर से जो विजिटर्स है उनकी भी एंट्री चाहिए, उसके बाद में जो अंदर का स्टाफ है उनका वो भी उनके लिए एक्सेस अलग से चाहिए, सेफ चाहिए स्पेस। मतलब ये सारी जो चीजें होती है ना इसकी तरफ प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है। मतलब क्या 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 उनका आपको लिटरली मैं सीधे देखो
तो प्लान्स बनाने के पहले हमें प्रॉपर मेजरमेंट लेना, उसके बाद में रिक्वायरमेंट्स लेना और प्री प्लान डिस्कशन जो है वो बहुत मैटर करता है, ताकि आपके प्लान्स जो है सही से फाइनलाइज हो और जल्दी फाइनलाइज हो। उसके बाद में फोर्थ आता है आपका फ्री हैंड प्लान पिचिंग। ये फ्री हैंड प्लान पिचिंग जो है ये इसके बाद सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। आपने कितने अच्छे से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सुनी है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है और जो प्री प्लान डिस्कशन हुआ है उसको आपने कितने अच्छे से कैच किया है, वो इस जगह पे दिखता है। अगर आपने ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझे है, सब कुछ आपके सारे टेक्निकल टर्म्स क्लियर है, आपको हर एक चीज मतलब जो जितना प्लानिंग डिजाइनिंग करने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए जितना कंप्लीट नॉलेज चाहिए होता है बैक ऑफ द माइंड, वो सब कुछ आपके पास है। उसके बाद जब आप ये फ्री हैंड प्लान पिच कर दो ना, तो यू आपके प्लान फाइनलाइज हो जाते हैं। कितने अल्टरनेट्स यहाँ पे बन सकते हैं, आपका मेजरमेंट्स, आपका जो कुछ भी प्लॉट का हमने मेजरमेंट लिया ये आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने कहा मुझे 2 BHK चाहिए, इसके लिए मैं फटाफट यही पे साइड बाजी कितनी छोड़नी है, चलो इतनी इतनी साइड बाजी छोड़नी है, आगे से इतना, पीछे से इतना इतना सा। उसके बाद में वास्तु के हिसाब से चाहिए, तो उसके बाद में वास्तु के हिसाब से लिमिटेशंस लगा दिए। इसके ऊपर प्रॉपर एक मैंने वीडियो बनाया है, हाउ टू फाइनलाइज योर प्लान इन 10 मिनट्स, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है अलग से, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन ये प्लान आप तभी पिच कर पाओगे, तभी फाइनलाइज कर पाओगे जब आपको प्रॉपर ये सारा काम होता कैसे, पूरा बैक एंड का पूरा सिस्टम पता हो अच्छे से, तभी। नहीं तो आपके बहुत सारी मिस्टेक्स होंगे और हो सकता है वहां पे जब आप समझाने की कोशिश करो उसके बाद में आपके फाइनलाइज प्लान हो ना पाए और आप समझ भी ना पाओ कि इसको मैं आगे क्लाइंट को कैसे बजाऊं। आपको बोलना पड़ेगा कि मैं जाके बनाऊंगा उसके बाद दिखाऊंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, कितना भी बड़ा रहो कितना भी छोटा रहो, हम डायरेक्टली एक चीज के ऊपर काम करते हैं। ये सब कुछ हमने 3 पॉइंट्स के ऊपर हमने काम कर दिया, उसके बाद क्लाइंट के साथ बैठे मस्त की ये जो मेजरमेंट लिया हुआ जो पेपर होता है उसको साइड में रखते, एक दो फोटोग्राफ्स निकाल के रख देते। उसके बाद में साइड में ना हम एक एक्स्ट्रा स्केच बना देते प्रॉपरली। उसके बाद में जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है साइड में लिख लेते उनके सामने, और उसके बाद में वहां पे साइड मार्जिन हमने इतनी छोड़ दी, ये स्पेस इतना है, जैसे ये स्पेस 39 फीट 4 इंचेस है, साइड से मैंने इतना 3 फीट, इधर से 3 फीट छोड़ दिया, आगे से इतना, पीछे से इतना छोड़ दिया, फिर मेरा इतना इतना स्पेस बचा, ठीक है। उनको प्रॉपर तरीके से दिखाते हैं कि आप जो कुछ भी रिक्वायरमेंट बता रहे हो वो उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है और हम उसके थ्रू किस एक्सटेंड तक के जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर साइड बाजी कितनी है क्या सब कुछ बता दिया। उसके बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना के दिखता है, देखो ये यहाँ पे इतना इतना स्पेस आपका बचा हुआ है, वर्टिकल इसमें और हॉरिजॉन्टल इसमें इतना। अब इसमें आपकी ये जो रिक्वायरमेंट है मैंने यहाँ पे स्केच करके बता दिया, जैसे यहाँ से मैंने, जैसे ये नॉर्थ है तो मैंने यहाँ से एंट्री दे दी, यहाँ से एंट्री देने के बाद आपका यहाँ पे लिविंग रूम आ गया, यहाँ पे बेडरूम आ गया, यहाँ पे किचन आ गया, यहाँ पे रेंट के आ गया, जो कुछ भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ हमने यहाँ पे स्केच करके बता दिया, एक ऑप्शन। फिर उनको ये भी बता सकते हैं आप थोड़ा सा डिटेल में और जाओ तो आपकी हर एक रूम की साइज ना इतनी इतनी आएगी, उसके लिए प्रॉपर वॉल थिकनेस कितनी है क्या है वो सब कुछ माइनस विनस करके आपको बताना पड़ेगा। नहीं तो आपने यहाँ पे बता दिया और फाइनल प्लान कुछ अलग लाया तो वो चीज अलग होती है। और आपको इसी जगह पे समझ में आ जाता है कि हमारे जो प्लान है ना सही से एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। सच में कह रहा हूं आराम से हो जाता है। ऐसे आपने एक बना दिया, दूसरे ऑप्शन में उनको दिखा दो, अगर हमने इधर से नहीं इधर से एंट्री ली, या फिर आपने एंट्री उन्होंने कंफर्म किया कि हमें एंट्री ना इस साइड से चाहिए, तो एंट्री अगर आपने यहाँ से ली तो एक बार आपने यहाँ पे हॉल लेके करो, एक बार यहाँ पे हॉल लेके करो, जैसे हमने यहाँ पे आप देखोगे ना यहाँ से एंट्री ली, यहाँ पे हॉल लेके गया, एक बार हो सकता है कि मैं एंट्री यहाँ से लेके यहाँ पे हॉल करो और बाकी का प्लान इधर करो, ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर हो सकता है मैंने यहाँ से लेके यहाँ से रूम्स बना दिए और यहाँ से इधर हॉल बना दिया, ये भी हो सकता है। मतलब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो वो सारे मल्टीपल ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं वो फ्री हैंड स्केच में मैं यही पे बताऊंगा उनको एग्जैक्टली, आपके पास ये ऑप्शंस है, ये तरीके है, इतने इतने तरीके से हम जा सकते हो, इसको इसी वक्त में फाइनलाइज करने की कोशिश करूंगा। अब उनके पास 3-4 ऑप्शंस है। इसको हो सकता है कि डिस्कशन करते टाइम में उनको रूम साइज से ये सब कुछ बताने के लिए ना बहुत सारा कचरा गाड़ी करना पड़े, पेंसिल से बहुत सारी लाइंस, मेरे इसमें तो बहुत सारी होती है, इतनी सारी हो जाती है कि लास्ट में क्लाइंट को समझना दूर रहा कि वो मैंने क्या बनाया। तो एक एक्स्ट्रा पेन से या फिर स्केच पेन से या फिर किसी मार्कर से ऐसे ना हम उसको प्रॉपर जो जैसे ये रूम है तो यहाँ पे ना प्रॉपर तरीके से मैं मार्किंग करके दे देता हूँ कि ये देखो ये आपकी फाइनल रूम, इसका साइज ये रहेगा, इसका साइज यहाँ से एंट्री रहेगी, यहाँ पे फर्नीचर लगेगा, ये ऐसा ऐसा होगा, ये सब कुछ मैं प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। और खास करके हर एक रूम का वेंटिलेशन कहाँ से रहेगा, कैसे रहेगा, वो सारी चीजें मैं बताता हूँ। और ये फ्री हैंड प्लान स्केच करते टाइम में भी मैं उनको ये चीज बताता हूँ, और साथ में मेरे बैक ऑफ द माइंड इलेक्ट्रिक लेआउट, फर्नीचर लेआउट, स्ट्रक्चर से लेके सारी चीजें जो होती है ना बैक एंड की, वो सब कुछ बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है। और ये आप भी आसानी से कर सकते हो, बस एक दिन में नहीं आएगा, थोड़ा धीरे धीरे आएगा प्रैक्टिस के साथ। तो आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, तब जाके चीजें होगी। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने यहाँ पे उनको बता दिए, 2, 3, 4, 5 जितने भी ऑप्शंस है मैंने बता दिए। उसके बाद क्या होगा वो बताएंगे, सर ये थोड़ा ठीक है, ये थोड़ा ठीक है। तो ऐसा हो सकता है आपने 2-3 बनाए, 4 बनाए, तो चारों के चारों बनाने की जरूरत नहीं, उसमें से 1-2 होंगे जबरदस्ती एडजस्ट किए होंगे, वो उनको पसंद नहीं आएंगे। तो हो सकता है 1 या 2 उनको पसंद आए, तो आपको 1 या 2 के ऊपर प्लान काम करना पड़ेगा और ये प्लान्स आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ये प्लान्स ये आपको बनाने पड़ेंगे और ये जो प्लान है इसको फाइनलाइज करना पड़ेगा।
ठीक है। या हाँ जी, ये फ्री हैंड प्लान पिचिंग का जो है ना, इसके लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो उसको याद से दिखेगा, याद से देखिए आप, बहुत जरूरी है वीडियो वो, क्योंकि उसमें ना मैंने 10 मिनट में कैसे प्लान फाइनलाइज करते हैं, 10 मिनट विद इन 10 मिनट्स कैसे आप फाइनलाइज कर सकते हो ना प्लान, वो मैंने बताया। एक प्लान में मल्टीपल ऑप्शंस कैसे कर सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी चीज है वो, तो उसको याद से देखिएगा। तो ये हो गए 3 टॉपिक्स, एक्चुअली 4 टॉपिक्स। तो डिजाइन स्किल सेट का हमने आज स्टार्ट किया, जिसमें 4 टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। और मैं एक बार देख लेता हूँ थोड़ा सा क्या चीज थी। हाँ जी, ये देखो, तो आज की इसमें हमने क्या क्या चीज देखी, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, और कल हम क्या देखेंगे वो भी बताता हूँ। थोड़ा सम अप कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने आज से स्टार्ट किया है प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट डिजाइनिंग बूट कैंप। ये कंप्लीटली बूट कैंप, फ्री बूट कैंप है। ये मास्टर प्रोग्राम का एक छोटा सा मिनी वर्जन है आपके लिए, ताकि आपको प्रॉपर कौन कौन सी चीजें चाहिए वो समझ आ सके। अब जिसमें आपको 5 टॉपिक्स प्रॉपर जैसे कवर करना जरूरी है, जिसमें स्किल सेट सबसे मेजर रोल प्ले करता है। 80% चीज यही है। कौन सा? आपकी डिजाइन स्किल सेट। उसके बाद में सपोर्टिव स्किल या फिर सॉफ्ट स्किल, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, जैसे कम्युनिकेशन स्किल होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा, उसके बाद में आपका टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद में आपकी साइट सपोर्टिंग से लेकर बाकी सारी चीजें होती है, वो सब कुछ भी आएगा। जब ये टॉपिक्स आएंगे मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद में टेक्निकल एक्सपर्टीज के बारे में बताया, जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ आपको कैसे समअप करना होता है, इन सारी चीजों को टूल्स कैसे यूज करने होते हैं वो। उसके बाद स्टडी मटेरियल, रेवेन्यू जनरेशन, इसके बारे में भी। अब उसके बाद में ये जो डिजाइन स्किल सेट है, उसमें आज के लिए हमने 4 टॉपिक्स कवर किए। डिजाइन स्किल सेट में सबसे पहला मेजरिंग टेक्निक्स। मेजरिंग टेक्निक्स में मैंने आपको बताया अच्छे से कि साइट के मेजरमेंट्स कैसे लेते हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप के प्लॉट को उदाहरण देके बताया, ऐसे 5, 6, 8 तक टाइप की अलग अलग साइट हो सकती है, वो आपको सीखना पड़ेगा, और या फिर मास्टर प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए, वहां पे आपको सीखने को मिल ही जाएगा। उसके बाद में आपको मैंने बताया कि साइट एनालिसिस कैसे करते हैं, साइट एनालिसिस क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है वो भी बताया। अगर आपको नहीं समझ में आया, आपको कुछ कंफ्यूजन है, तो एक बार फिर से ये वीडियो देखेगा, बहुत जरूरी वीडियो है। ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कैसे कैप्चर करनी है, कैसे समझना है, कैसे उनका वर्क फ्लो समझना है, रिक्वायरमेंट लिटरेचर में और क्या क्या चीजें होती है, वो इतने डीप में तो मैंने यहाँ पे नहीं बताया, लेकिन एटलीस्ट इतना बताया कि वो कितना जरूरी होता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट सही से आ गई तो हमारे आगे का काम सही से होगा। उसके बाद में प्री प्लान डिस्कशन, प्लान बनाने के पहले जो डिस्कशन होता है वो मैंने बताया। उसके बाद आपको फ्री हैंड प्लानिंग जो पिच करना पड़ता है उसके बारे में आपको बताया, और ये कितना इंपॉर्टेंट है वो भी बताया। तो ये जो कंप्लीटली 4 टॉपिक्स मैंने बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत का आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते, शुरुआत का नहीं, फर्स्ट शुरुआत से लेकर एंड तक आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते। यहाँ पे हम कोई थर्मोकॉल का मॉडल नहीं बना रहे, ना कोई कार्डबोर्ड का घर बना रहे। ठीक है, ये रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं जो पक्के मटेरियल से बनते हैं, लोगों के लाइफ टाइम के पैसे यहाँ पे लगे होते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको हम जिम्मेदारी के साथ परफॉर्म करें और सही से करें, क्योंकि हमारे एक पेज के भरोसे, हमारे एक पेपर के भरोसे, एक ड्राइंग के भरोसे वो पूरा का पूरा अपने 10, 20, 50 जितने भी लाख रुपए है उनके लाइफ टाइम की सेविंग वो लगाते हैं। तो हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके पैसे सही तरीके से सही जगह पे लगे। तो इसके लिए इसकी तरफ प्रॉपर ध्यान देना है। अब इसमें आपने एक चीज भी अगर मिस कर दी, मेजरमेंट्स गलत लिए, ऑन साइड जब लेआउट करोगे, प्लान फाइनलाइज होने के बाद भी आपको फिर से काम करना पड़ेगा डबल। आपने रिक्वायरमेंट सही से नहीं लिए, ये पहला डिस्कशन सही से नहीं किया, आपको मल्टीपल ऑप्शंस बनाने पड़ेंगे, लिटरली मल्टीपल ऑप्शंस बनाने पड़ेंगे। क्लाइंट को कुछ पसंद नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमें उनकी रिक्वायरमेंट से समझ में आ गए, समझ में नहीं आए। बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट बताता है लेकिन हम समझ नहीं पाते, क्योंकि उनको हमें टेक्निकल लैंग्वेज पता होती है, लेकिन उन्होंने पहले दाम घर बना देते हो और वो सही से समझा नहीं पाते। बहुत बार ऐसा होता है, या फिर कोई बताने के लिए इतने शाय होते हैं कि वो मुंह खोल के सही से बता भी नहीं पाते। स्केच भी बनाएंगे तो ऐसे बताएंगे, एक लाइन उसमें घुसाएंगे, दूसरी लाइन उसमें, ऐसे करके बहुत विचित्र, मतलब बहुत अजीब तरीके से बनाते। तो आपके पास अजीब अलग अलग टाइप के बहुत अलग अलग क्लाइंट्स आ सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते क्या हो सकता है करके। ठीक है, एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा लेकिन उसको समझा नहीं आता होगा, आपको वहां से हो सकता है 1 करोड़ का फायदा हो, 10 लाख का फायदा हो, लेकिन वहां से आपको जो समझाएगा वो समझ में ही नहीं आएगा एग्जैक्टली उसको क्या चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी होता है ये अंडरस्टैंड करना, समझना, रिक्वायरमेंट सही से लेना, और उनको समझा के भी बताना कि ये चीज कैसे होगी, क्या होगा और क्या रिजल्ट आएंगे। और उसके बाद में आता है फ्री हैंड प्लानिंग, प्लान पिचिंग। ये छोटे प्रोजेक्ट से लेके आप बड़े प्रोजेक्ट सारे इसमें कर सकते हो, क्योंकि यही जगह होती है जहां पे हम डील क्लोज करते हैं, क्योंकि इसके बाद ही हमारी होती है डील क्लोज। क्योंकि इस जगह तक के तो क्या सिर्फ हम उनका सुन रहे हैं, उसके बाद में उनके हिसाब से हम उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको जो कुछ भी चाहिए वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। मतलब समझिए कि उन्होंने जो उनका प्लॉट हमने देख लिया, उनके रिक्वायरमेंट सुन लिया, सब कुछ सुन लिया, उसके बाद में हम अपना ज्ञान उनको दे रहे हैं कि आपके उतने बजट में ही आप कम मतलब जितना बजट है उसके हिसाब से आपका क्या प्लान हो सकता है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं सही तरीके से। तो सही तरीके से वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद में हमें डील क्लोजिंग के ऊपर जाना होता है कि सर इतनी हमारी फीस होगी, इतना एडवांस लगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन ये चीज अगर यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी तो आगे का गड़बड़ हो जाता है।
तो यहाँ पे राइट तरीके से वैल्यू प्रोवाइड कीजिए, उनको भरोसा होने दीजिए कि उनका कितना ज्यादा फायदा हो रहा है, और उसके बाद में डील क्लोज कीजिए, एडवांस लीजिए, आगे काम के लिए लगिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस इस हिसाब से होता है। तो आपको ये चारों में से स्किल सेट में से आज का पहला दिन के ऊपर हमने क्या किया, मेजरिंग टेक्निक्स, क्लाइंट रिक्वायरमेंट, उसके बाद में प्री प्लान डिस्कशन, फ्री हैंड प्लान पिचिंग, इतने के ऊपर हमने काम किया अच्छे से। और ये जो हमारा डे 1 जो है प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट डिजाइनिंग का बूट कैंप का पहला दिन है, वो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो कुछ भी देखा उसको प्रॉपर एक बार देख लीजिएगा, रिप्ले देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बाय, सी यू टुमारो।